स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 ड्यूनेडेशन। अब देखो चैप्टर 10 ड्यूनेडेशन में शुरू करते हैं। ड्यूनेडेशन क्या है? तो ड्यूनेडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड रिमूविंग द रॉक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ड्यूनेडेशन वो तरीका है जिससे कि जो है रॉक्स वगैरह ब्रेक डाउन होते हैं और रिमूव होते हैं सरफेस से, ठीक है, ऊपरी सतह से। इट इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंड मास बाय वेरियस प्रोसेसेस। ये क्या है? वेयरिंग अवे यानी कि बिल्कुल अलग हो जाना, हट जाना, है ना, डिटैच हो जाना लैंड मास का बहुत सारे प्रोसेसेस से, जैसे वेदरिंग है, इरोजन है, मास मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है। इट रिजल्ट इन लोअरिंग द लेवल ऑफ लैंड, राउंडिंग एक्सपोज्ड रॉक सरफेसेस एंड लेवलिंग ऑफ द पीक्स। अब देखो इससे होता क्या है, अगर ऊपर का सरफेस गायब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है किसी तरीके से, तो होगा क्या? लैंड जो है लोअर हो जाएगा, यानी कि उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी। जो पत्थर वगैरह एक्सपोज्ड है, राउंड सरफेसेस वगैरह हो जाएंगे उनके, और जो चोटियाँ वगैरह हैं वो भी थोड़ी समतल हो जाएंगी। फिर यहाँ पे है प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ड्यूनेडेशन। वेदरिंग रेफर्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट एट और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेदरिंग क्या है? डिसइंटीग्रेशन, टूटना है पत्थरों का एटमॉस्फेरिक एजेंट की वजह से, यानी क्लाइमेट वगैरह इसमें आएगा, टेम्परेचर वगैरह सरफेस पे अर्थ के। इट हैपेंस ड्यू टू अ चेंज इन वेदर कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। यानी कि जब कभी भी कोई तापमान में कोई जो है कि चेंज आने की वजह से और नमी की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से होता क्या है? पत्थर टूटते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल्ड वेदरिंग चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका इरोजन। तो इरोजन रेफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स बाय एजेंट ऑफ विंड, वाटर और आइस। इरोजन का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। किनका? पत्थरों का। और वो लेके कौन जाएगा? एजेंट्स लेके जाएंगे। विंड लेके जाएगा, वाटर लेके जाएगा, आइस लेके जाएगा। अब ऐसा नहीं बड़े बड़े पत्थर लेके जाएंगे, टूटे हुए, बिखरे हुए सैंड टाइप के पार्टिकल्स। Erosion is caused by the movement of these eroding agent and the resulting smaller particles are transported to another place, whereas in weathering no such movement occur. weathering में देखो वहीं पे मौसम की मार पड़ेगी, टूट फूट जाएगा, पत्थर वगैरह वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन इरोजन क्या है? मूवमेंट है इरोडिंग एजेंट का, और इसकी वजह से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हवा के साथ या लुढ़कते हुए या पानी के साथ तैरते हुए या पानी के साथ घिसटते हुए आगे को एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मूवमेंट होता है इरोजन में। मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग क्या है? तो ये रेफर करता है टू अ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ लूज मटेरियल रॉक वेस्ट डाउन द स्लोप ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटी। अब कहीं ढलान वगैरह है, वहाँ पे क्या होगा? बड़े पार्टिकल हो पत्थर के, छोटे पार्टिकल हो, ये सब क्या होंगे? ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ ढलान पे गिरेंगे। द स्टीपर द स्लोप, जितना जो है कि ढलान ज़्यादा होगा, मतलब बिल्कुल स्टीप होगा, एकदम गिरता हुआ सा होगा, उतना ही ज़्यादा जो है कि रैपिड होगा मूवमेंट, यानी कि वेलोसिटी फास्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। ये नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें वर्क ऑफ द रिवर दिखाया है, जिससे समझ में आता है कि रिवर के 3 स्टेजेस हैं। यंग स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है और ओल्ड स्टेज है। यंग स्टेज में यहाँ नदी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? पहाड़ों से निकल रही है। जॉर्ज है, रैपिड वाटरफॉल वगैरह इधर ही फॉर्म होगा। और यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली इरोजन, यानी रास्ते में आते हुए पूरा ये जो बेड ऑफ रॉक वगैरह है, इनको अपने साथ घसीटते हुए लेके जाएगी। जहाँ मैं पेंसिल चला रहा हूँ, ये नीचे का सरफेस जो है पानी से घिसटते हुए पूरा सरफेस जो है बिखरते हुए नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे मिएंडर और रिवर क्लिफ वगैरह फॉर्म होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन होता है और कुछ डिपोजिशन भी होता है। डिपोजिशन का मतलब है जो मटेरियल वो अपने साथ लेके आ रहा है, जो पत्थर वगैरह लेके आ रहा है, वो किनारे किनारे या बीच में बेड पे कहीं लगाएगा। ओल्ड स्टेज में क्या होता है? ओल्ड स्टेज में डेल्टा वगैरह बनता है, ये माउथ ऑफ रिवर पे होता है, फ्लड प्लेन होता है, ऑक्सबो लेक वगैरह बनता है। और यहाँ पे मेन काम क्या होता है? डिपोजिशन। यहाँ मेन काम इरोजन और यहाँ ओल्ड स्टेज में मेन डिपोजिशन होता है। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल कोरेजन, स्टीप गॉर्ज लाइक वी शेप्ड वैली वगैरह बनता है, लैंड के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे वैली वाइडनिंग ओपन हो जाता है, यानी कि फैलता है रिवर, थोड़ा उसका साइज बढ़ता है। अलुवियम डिपोजिशन होता है और बहुत ही जेंटल स्लोपिंग वगैरह स्मूथ वाइड वैली बनती है इसमें, ठीक है, ओल्ड स्टेज में। या और देखो अब यहाँ पे डायग्राम में देखो पूरा, ठीक है, पूरा आपको डायग्राम में सही से समझ में आएगा। वाइड एंगल पे ऑलरेडी है, ठीक है। ये रिवर की प्रोफाइल है। अब देखो यहाँ पे रेनफॉल रन ऑफ कर रहा है माउंटेन स्लोप से इनटू द रिवर।
अब यहाँ पे बारिश वारिश हुई और पहाड़ों से जो है पानी गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। पूरा डायग्राम देखेंगे हम। बहुत सारी नदियाँ शुरुआत हो जाती हैं माउंटेन रेंजेस से। बेनी रिवर बिगिन इन माउंटेन रेंजेस, यहीं से नदी शुरू हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द रिवर प्लंजेस ओवर अ शेल्फ ऑफ रॉक फॉर्मिंग अ वाटरफॉल। यहाँ देखो थोड़ी सी हाइट है, क्या है यहाँ पे, थोड़ी सी हाइट है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ अगर फॉल कर रही है तो ये क्या फॉर्म किया, वाटरफॉल फॉल कर रहा है। नीचे का रॉक सॉफ्ट रहा होगा तो ये हट गया होगा और ज़्यादा गहरा हो जाता है, वाटरफॉल बनता है। वाटरफॉल वियर्स अवे द रॉक एंड मूव्स स्लोली अप स्ट्रीम कटिंग अ डीप गॉर्ज। अब यहाँ पे वाटरफॉल वियर अवे कर देता है रॉक को, रॉक वहाँ पे जो है कि हट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, या कह सकते हो कि वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है वाटरफॉल की वजह से, और स्लोली जो है कि अप स्ट्रीम के साथ नीचे की तरफ आता है, एक गॉर्ज कट हो जाता है, डीप गॉर्ज कट होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद है नीचे की तरफ आओ, वेयर द रिवर फ्लोज डाउन ए स्टीप स्लोप ऑफ अ हार्ड रॉक इट फॉर्म स्वर्लिंग रैपिड्स। अब यहाँ पे देखो रैपिड्स वगैरह किसको कह रहा है, वही सीढ़ी नुमा। हार्ड रॉक के ऊपर आएगा तो झरना नहीं बनेगा, क्या होगा, सीढ़ी नुमा बनेगा, कम इरोड कर पाएगा, तो सीढ़ी नुमा यहाँ बना हुआ है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जितना भी अभी पढ़े हैं ये सब अपर कोर्स में आता है। ये किस में आता है, अपर कोर्स में। यहाँ से यहाँ तक की एक्टिविटी अपर कोर्स है। फिर अब बात करते हैं हम लोग नीचे की तरफ मिडिल कोर्स की। मिडिल कोर्स यानी ये मैच्योरिटी स्टेज हो जाती है, वो यंग स्टेज था पहले वाला। रिवर कट्स फार्दर इनटू द बैंक वाइडनिंग द मिएंडर लूप। अब यहाँ पे देखो और ज़्यादा जो है कि रिवर कटते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पे देखो मिएंडर फॉर्म कर रहा है, यानी एस शेप फॉर्म कर रहा है, देख रहे हो, एस शेप फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मिएंडर वगैरह बन रहा है। अब मिएंडर कट ऑफ आफ्टर फ्लडिंग फॉर्म्स एन ऑक्सबो लेक। अब ये जो एस शेप बना, देखो यहाँ पे एस शेप बना, तो पहले नदी हो सकता है इधर से इधर जाती हो, किधर से, यहाँ से ऐसे जाती हो, फिर धीरे धीरे नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, और ये पानी का जो इतना बड़ा हिस्सा है, ये इतना बड़ा यहीं का यहीं रह गया, और नदी ने फिर अपना रास्ता कुछ वक्त पे बदल लिया। तो ये जो लैंड मास में ये जो पड़ा हुआ है ना, कट ऑफ हो गया, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये दोनों ही चीज़ें कहाँ हुई, मिडिल स्टेज यानी मैच्योरिटी में हुई। फिर लास्ट वाला दिख रहे हो, एक बड़ी सी नदी है, सेडिमेंट वगैरह यहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऊंचा सा टीला बन जाएगा और नदी अगल बगल से रास्ता बनाएगी, यानी एक ही नदी जो है कई अपनी छोटी छोटी सहायक नदियों में बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह फॉर्म कर रही है, और ये कौन सा स्टेज है, लोअर स्टेज है। और यहाँ पे जो है वो जगह है जिसको माउथ ऑफ रिवर कहते हैं, और यहाँ से अब नदी कहाँ जाएगी, समंदर में जाके मिल जाएगी। और ये जो ट्रिएंगुलर शेप होगा ना, देखो यहाँ पे ट्रिएंगुलर शेप बन रहा है ना, ये ट्रिएंगुलर शेप क्या है, डेल्टा फॉर्म करेगा। आते हैं और भी बहुत सारे जो है कि एजेंट थे, जो यहाँ पे हम पीछे पढ़ रहे थे मास मूवमेंट और वास्टिंग के बाद। अब यहाँ पे है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन रेफर टू द मूवमेंट ऑफ मटेरियल लूजेंड बाय इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेस बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर। अब ट्रांसपोर्टेशन वही इरोजन की तरह ही है, तो लेकिन इसको रेफर किया जाता है कि मूवमेंट होता है लूज्ड मटेरियल का। लूज्ड मटेरियल यानी कि जो टाइट नहीं है, यानी कि जो ढीले हैं, यानी कि जैसे बालू वगैरह है, वो देखो लूज मटेरियल हो गया, और जो पत्थर है बड़े बड़े, वो जो है आपका जो है हार्ड मटेरियल्स हैं। तो ये जो है इरोजन की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और एजेंट कौन होता है, मेनली विंड और वाटर होते हैं। डिपोजिशन क्या होता है, रेफर टू द लेइंग डाउन ऑफ मटेरियल दैट हैज़ बीन वेदर्ड, इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज वाटर एंड विंड एंड आइस। डिपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है, कहीं डिपॉजिट करना, डिपॉजिट मतलब जमा करना, जैसे बैंक में जमा करते हो, वैसे ही होता क्या है, जो लूज्ड मटेरियल है इरोड हो गए हैं, और वो पानी की वजह से या फिर हवा की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। मूव करते करते जहाँ हवा की स्पीड कम हो जाएगी, जहाँ पानी की रफ्तार कम हो जाएगी, वहाँ जाके प्राकृतिक रूप से वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होने लगेंगे एक जगह पे और जमा होने लगेंगे। इसी को कहते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट है आपका एजेंट ऑफ डिनोडेशन। क्या करता है, इरोड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और डिपॉजिट करता है सेडिमेंट एंड अर्थ सरफेस टू प्रोड्यूस इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिनोडेशन के जो एजेंट होते हैं वो इरोजनल और डिपोजिशनल दो तरह के जो है कि भू संरचनाएं बनाते हैं। इरोजनल वाला भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा होता है, अपर लेयर हट जाती है, नीचे का कुछ सरफेस दिखाई देने लगता है, गड्ढा वगैरह बन जाएगा अगर वहाँ से मटेरियल इरोड कर गई, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में कोई टीला वगैरह बन जाएगा, सैंड ड्यून वगैरह बनेंगे, सब देखेंगे हम आगे। 4 एक्टिव एजेंट ऑफ डिनोडेशन कौन से हैं, 4 एक्टिव हैं मेन, विंड है, वेव्स है, ग्लेशियल आइस है और वाटर है, ठीक है, 4 मेन है।
फिर नीचे आते हैं इसके बाद, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द वर्क ऑफ अ रिवर एंड विंड एज एजेंट ऑफ डिनोडेशन। इसमें हम लोग जो है वर्क ऑफ रिवर देखेंगे। रिवर का वर्क तो हम लोगों ने देख लिया डायग्राम में, अभी यहाँ पे ब्रीफली हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अब शुरुआत होगी यहीं से वर्क ऑफ रिवर से। तो क्या काम है नदी का? रिवर आर द ग्रेटेस्ट एजेंट ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सबसे बड़े एजेंट हैं इरोजन के, है ना, मटेरियल को इरोड करने के, ट्रांसपोर्ट करने के, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के, और डिपोजिशन करने के यानी एक जगह जमा करने के भी। द फोर्स ऑफ इरोजन of a river depends on the degree of inclination of gradient of its course, the volume of water it carries, load of the sediment, velocity of water and water discharge। कितना ज़्यादा फोर्स होगा इरोजन का नदी की तरफ से, तो नदी कितना ज़्यादा किसी चीज़ को इरोड करेगी डिपेंड करता है कि वो कितना टिल्टेड है। टिल्टेड है मतलब कितनी ऊंचाई से कितना स्लोप की तरफ गिर रही है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये और ज़्यादा ऐसा टिल्टेड रहता है ना तो और ज़्यादा स्पीड होती, ठीक है, तो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके अलावा और भी मटेरियल्स दिए हुए हैं, क्या क्या है? डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन और ग्रेडियंट हो गया, ढलान। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना सारा पानी वो अपने साथ लेके चल रही है, और कौन कौन सा लोड है उसके अंदर, कितना लोड लेके चल रही है, और पानी की रफ्तार कितनी है, और वाटर कितना डिस्चार्ज करेगी। तो फैक्टर तो देखो सारा ये है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन पढ़ेंगे। तो मेन फैक्टर्स में देखो वेरियस फैक्टर जैसे इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये क्या है? ये काम है, किसके काम है? वर्क है रिवर के। पहला देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर पे उसका काम कैसे डिपेंड करता है। इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर बोथ मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज हाई। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, इरोड करना यानी एक जगह से वो बिल्कुल ऊपर का सरफेस ख़त्म करना, और ट्रांसपोर्ट कर देना यानी एक जगह से बहा के दूसरी जगह ले जाना, ये दोनों ही काम मैक्सिमम होते हैं जब नदी अपने शुरुआती स्टेज में रहती है। उस समय बिल्कुल ढलान से गिर रही होती है सीधा, तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उसकी। In other words, erosion and transportation are proportionate to the velocity of water। यानी इरोजन और जो ट्रांसपोर्टेशन है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? वेलोसिटी के, यानी जितनी ज़्यादा रफ्तार उतना ज़्यादा इरोजन, उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन। डिपोजिशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस व्हेन वेलोसिटी ऑफ वाटर इज लो। और डिपोजिशन की अगर बात करो तो वो कब होता है, डिपोजिट कब होगा मटेरियल, ये सारा मटेरियल जो इरोड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिपोजिट तब होगा जब नदी की रफ्तार कम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर पे किस तरीके से डिपेंड करता है? लार्जर द वॉल्यूम ऑफ वाटर द ग्रेटर इज द पावर ऑफ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जितना ज़्यादा पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर इरोजन का पावर होगा और ट्रांसपोर्ट करने का पावर होगा। डिपोजिशन ऑन द अदर हैंड यानी जमा करना, देखो बार बार नहीं है, बहुत सारी वर्ड्स हैं ऐसे जो इंग्लिश में ही बोलते चले जाएंगे। डिपोजिशन ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड पे डिपोजिशन देखो तो टेक्स प्लेस बेटर व्हेन देयर इज रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर एज वेल एज व्हेन द लोड इज ग्रेटर। बहुत ज़्यादा लोड है किसके साथ? नदी के साथ, और वॉल्यूम वाटर का क्या है? कम हो गया है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? लोड स्थिर होने लगेगा, यानी जमने लगेगा, सेडिमेंटेशन होने लगेगा, एक जगह जमा होगा, तो दैट इज ओनली व्हाट? डिपोजिशन। तो डिपोजिशन कब होगा? जब लोड ज़्यादा रहेगा और पानी वॉल्यूम का कम रहेगा। लोड होता क्या है ये देखो, तो लोड इज द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर। लोड क्या होता है? वो मटेरियल होता है जो नदी ट्रांसपोर्ट करती है। लोड ऑफ अ रिवर डज ऑल द वर्क ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। लोड ही जो है सारा काम करता है इरोजन का और डिपोजिशन का। मास वेस्टिंग, डीपनिंग ऑफ रिवर वैली एंड फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म डिपेंड ऑन द लोड ऑफ अ रिवर कैरीज। लोड अ रिवर कैरीज कह रहा है कि मास वास्टिंग या डीपनिंग ऑफ रिवर वैली यानी कि कितना गहरा और जो है कि वैली होगा और किस तरह से फॉर्मेशन होगा, भू संरचना बनेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोड पे डिपेंड करता है कि कितना लोड लेके चल रही है रिवर। कोर्स ऑफ रिवर देखिए, रिवर नॉर्मली ओरिजिनेट इन माउंटेन फ्रॉम ग्लेशियर और फ्रॉम लेक्स। तो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? वो बनती है माउंटेन्स, पहाड़ों पे से या वो से बड़े बड़े ऊपर के वो पर्वत है, पर्वत के ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते हैं तो जो है बनती है, या फिर जो है लेक्स वगैरह से। सम रिवर लाइक दोज in Deccan region are formed due to the meeting of various streams during rainfall। अब देखो एक और एग्जांपल दिया है नदी का, एक और तरह से नदी बनेगी। डेक्कन प्लेट्यू रीजन की बात कर रहा है जहाँ पे कई सारी छोटी छोटी धाराएं जो है मिल जाती हैं बारिश के मौसम में और जो है नदी बनती है।
द प्लेसेज ऑफ ओरिजिन ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड इट्स सोर्स। जहाँ से नदी शुरू होती है उसको सोर्स बोलते हैं, जहाँ ख़त्म होती है माउथ होता है, ठीक है। वेयर अ रिवर इंटर अ सी और डिसअपियर फ्रॉम ज्वाइनिंग द सी इज कॉल्ड इट्स माउथ। देखो कह दिया, जहाँ पे नदी जो है बिल्कुल ख़त्म होती है और समंदर से जाके मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड माउथ ऑफ रिवर। द स्ट्रीम्स ऑफ स्मॉल रिवर विच ज्वाइन द मेन रिवर आर कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब जो स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी धाराएं होती हैं या छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जब बड़ी नदी से मिलती हैं, मेन नदी से, तो वो क्या है, जो छोटी छोटी नदियाँ उनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं उनको? ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। वेयर अ रिवर डिवाइड इनटू चैनल, सॉरी ये ट्रिब्यूटरी हैगा, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब यहाँ पे जो है रिवर जहाँ डिवाइड होता है, रिवर चैनल छोटे छोटे स्मॉलर रिवर में, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सहायक नदियाँ होती हैं जो इसके अंदर ज्वाइन हो रही हैं, इसको भी कह सकते हैं। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसको ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहाँ पे सेडिमेंटेशन वगैरह ज़्यादा हो गया, डिपोजिशन वगैरह, जिसकी वजह से एक जो बड़ी नदी है वो छोटा छोटा अपना अलग अलग रास्ता बना लेती है। द पाथ अलॉन्ग विच द रिवर फ्लो इज़ नोन एज द कोर्स ऑफ रिवर। पूरा रास्ता जो चल रही है वो 2000-2500 किलोमीटर जो चल रही है वो पूरा क्या है? दैट इज सोर्स ऑफ अ रिवर, अरे सॉरी कोर्स ऑफ अ रिवर। सोर्स तो उसका शुरुआत हो गया, माउथ उसका एंड हो गया, और जो पूरा रास्ता है दैट इज कॉल्ड कोर्स ऑफ अ रिवर। फ्रॉम द सोर्स टू इट्स माउथ, अपने सोर्स से, इब्तिदा से लेके अपनी इंतहा तक, अ रिवर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शन। 3 मेन सेक्शन में डिवाइड है रिवर, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। ये तीनों भी हम लोग देख चुके हैं डायग्राम में। These 3 सेक्शन आर कॉल्ड द ऑल्सो द प्रोफाइल ऑफ अ रिवर। अब इसको जो है प्रोफाइल भी बोलते हैं रिवर का, यानी रिवर का क्या प्रोफाइल कितना है? 3 है ना। प्रोफाइल डिवाइडेड है 3 सेक्शन में। कौन कौन सा? अपर कोर्स है, मिडिल कोर्स है और लोअर कोर्स है। अब बारी बारी से एक एक देखेंगे। अपर कोर्स, इन अपर कोर्स ऑफ इट्स फ्लो द रिवर इज यंग, दैट इट इज इन द इनिशियल स्टेज। अब जब अपर कोर्स की बात करें तो बिल्कुल वहाँ पे सोर्स हो रहा होता, सोर्स की बात कर रहा है कि बिल्कुल नदी निकल ही रही होती है पहाड़ से। ऐसे में रिवर क्या रहती है? एकदम बिल्कुल यंग रहती है, अपनी शुरुआती स्टेज में रहती है। एट दिस स्टेज द रिवर फ्लो स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से ऐसे में जो है रिवर फ्लो कहती है, बहती है। फॉर ग्रेडियंट आर स्टीप, और जो ढलान होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। The upper course of a river generally lies in a hilly area and the river flows a considerable distance over a steep slope. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अपर कोर्स है ना, ये जनरली कहाँ लाई करेगा? ये अपर कोर्स जो है पहाड़ों में लाई करता है, और यहाँ पे जो है कि बिल्कुल ढलान से जो है नीचे की तरफ उतरती है और कंसिडरेबल एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करती है रिवर। Along its course, कोर्स मतलब पूरा जो रास्ता है, it erodes its bank, बेड एंड बैंक्स। बेड और बैंक्स यानी कि नीचे की जो सतह वगैरह है उसको वो इरोड करके हुए आगे बढ़ती है। एंड कैरीज लार्ज बोल्डर ऑफ रॉक विथ इट, और बड़े बड़े पत्थर जो हैं, गोल पत्थर वगैरह अपने साथ लेके जो है घसीटते हुए आगे लेके चलती है, वो रश ऑफ वाटर की वजह से। अंडर द इम्पैक्ट ऑफ रश ऑफ वाटर, देखो लिखा है ना कि वाटर जब रश करता है तो अपने साथ जो है कि वो घिसटते हुए नदी लेके चलती है बड़े बड़े पत्थरों को भी। लोड द रिवर कैरीज, और जो लोड रिवर कैरी करता है वो सब। इरोजन एक्शन इज स्विफ्ट एंड इफेक्टिव। अब यहाँ पे देखो शुरुआती दौर की बात कर रहा है कि बिल्कुल जब नदी यंग रहती है तो ऐसे में उसका इरोजन ही क्या रहता है? मेन वर्क रहता है ना। वो तेज भी रहता है और काफ़ी इफेक्टिव भी रहता है। देयरफॉर द अपर कोर्स द डोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ अ रिवर इज इरोजन, यानी कि अपर कोर्स में उसका सबसे मेन काम क्या है? इरोजन है। मेनी लैंडफॉर्म आर शेप्ड बाय दिस एक्टिविटी ऑफ अ रिवर, बहुत सारी भू संरचनाएं बनती हैं इस नदी की इस हरकत से, एक्टिविटी से। जैसे देखो यहाँ पे एक लैंडफॉर्म बना है, देखो भू संरचना कैसी है? द सिग्निफिकेंट लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम इरोजन इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर आर फॉलोइंग, यानी कि शुरुआत में जो लैंडफॉर्म बनते हैं वाटर के रश करने की वजह से, नदी के बिल्कुल स्विफ्टली तेज चलने की वजह से, वो है वी शेप्ड वैली। अ वी शेप्ड वैली इज अ नैरो वैली दैट हैज़ अ प्रोफाइल सजेस्टिंग द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट वी, यानी कि ये जो वी शेप्ड वैली है, एक पतली सी वैली होती है, उसका प्रोफाइल सजेस्ट करता है उसके नाम को कि ये कैसा है? वी शेप्ड वैली है, बिल्कुल वी शेप का ही दिखेगा। डायग्राम देखेंगे अभी इसके बाद। इट इज़ फॉर्म्ड
फ्रॉम ए स्ट्रीम इरोडिंग डाउनवर्ड, कोई जो धारा वगैरह है वो नीचे की तरफ बह रही है और वो कट करती जा रही है आजू बाजू पत्थरों को, तो क्या बनता है, वी शेप्ड वैली बनता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डाउन कटिंग। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कटिंग। कटिंग से जो है आपका वी शेप वैली बनेगा। दीज वैलीज आर फॉर्म्ड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ रिवर एंड हैव स्टीप स्लोप्स। अब ये जो है ना शुरुआत में ही बनती हैं और इनका जो ढलान है ना वो थोड़ा स्टीप होता है ये ढलान, ठीक है। ढलान जो है कि बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता है, थोड़ा मतलब ऐसा होता है ढलान, मतलब एक होता है बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे और एक होता है ऐसे, तो ये बिल्कुल ऐसे इस तरह से जाता है ढलान, ठीक है। बिल्कुल एकदम डायरेक्ट नहीं होता है, वाटरफॉल की तरह की बिल्कुल नीचे की तरफ आता हो। इन रीजन ऑफ हार्ड रॉक इट डेवलप्ड ऑलमोस्ट वर्टिकली इन एन आई शेप। अब जहाँ पे पत्थर कटते नहीं हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं, वहाँ पे कटिंग बहुत कम हो पाती है, ऐसे में आई शेप वैली फॉर्म होता है। रिवर वैली आर नॉर्मली फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ सफिशिएंट रेनफॉल एंड वेयर रॉक्स आर नॉट वेरी हार्ड और रेजिस्टेंट। रिवर वैली जो है कहाँ पे बनेगी, नॉर्मली वहाँ पे बनेगी जहाँ काफ़ी मात्रा में बारिश हो रही हो और जहाँ पे पत्थर ज़्यादा कठोर नहीं होते, क्योंकि कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। अभी यहाँ पे देखो ये वी शेप वैली है, यहाँ पे देखो कटिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, देख रहे हो इसका ढलान कैसा है, और यहाँ पे देखो क्या है, कटिंग बिल्कुल कम हो पा रही है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल सीधा आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है आई शेप वैली और इसका नाम है वी शेप वैली। यहाँ पे देखो ज़्यादा कटिंग हो गई है और यहाँ पे बिल्कुल पत्थर कैसे हैं, रेजिस्टेंट हैं, यानी कट नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल से कटे हैं, तो ये आई शेप वैली फॉर्म हो रही है। वाटरफॉल क्या होता है तो देखते हैं हम यहाँ पे। A waterfall is defined as a vertical fall of water of enormous volume from a great height in the long profile of a river. Long profile कैसे है, क्योंकि 3 स्टेज है रिवर में, तो उस लॉन्ग प्रोफाइल के अंदर जब पानी जो है एक अच्छी खासी ऊंचाई से ढेर सारा पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी अच्छा हो, इनॉर्मस वॉल्यूम हो, ग्रेट हाइट से गिरता है नीचे की तरफ, तो वही क्या फॉर्म होता है, वाटरफॉल। अ वाटरफॉल इज जनरली फॉर्म ड्यू टू द लार्ज डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इरोजन। अब देखो इरोजन में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ही जो है वाटरफॉल फॉर्म होता है। ये डायग्राम की वजह से भी हम अच्छे से समझेंगे अभी। स्मॉलर डिफरेंसेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेप लाइक फीचर नोन एज रैपिड। अगर जो है कम डिफरेंस रहेगा इरोजन में तो होता क्या है, सीढ़ी नुमा बन जाता है, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर, उसको रैपिड्स बोलते हैं। और अगर लार्ज डिफरेंस रहेगा तभी वाटरफॉल बनेगा। The water that falls down the edge of a hard resistant rock may have at the bottom a soft rock. अगर पानी गिर रहा है तो किनारा हो सकता है कि उसका कैसा हो, बिल्कुल हार्ड हो, और नीचे की तरफ जो पत्थर है वो कैसा हो, सॉफ्ट हो। It is this soft rock that gets eroded fast and create a hollow basin called plunge pool. अब होता क्या है कि नीचे जो पत्थर सॉफ्ट है, अब वो सॉफ्ट पत्थर क्या होगा, वो सॉफ्ट पत्थर जल्दी ही डिग्रेड हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, टूटेगा, बिखरेगा पानी के गिरने की वजह से, और वहाँ पे एक हॉलो स्वेप यानी कि वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा जो कि बनेगा, कहलाएगा प्लंज पूल, है ना, पानी भरा हुआ गड्ढा। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड बेस्ट नोन फॉल्स आर एंजल फॉल जो कि 986 मीटर का वेनेजुएला में है, और योसमाइट फॉल 778 मीटर का कैलिफोर्निया यूएसए में है। जॉग फॉल या फिर गेरसोप्पा फॉल ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर हैव अ प्लंज ऑफ 60 मीटर। देखो यहाँ पे डायग्राम से देख लेते हैं। हार्ड रॉक है, ऊपर से जो है पानी आ रहा है और हार्ड रॉक ख़त्म होने को है, और नीचे की तरफ पूरा कैसा था, इधर सॉफ्ट रॉक था। तो ये पानी जो गिर रहा है ऊपर से नीचे, ये क्या किया होगा, सॉफ्ट रॉक के ऊपर गिर रहा होगा, लगातार गिर रहा होगा, कटिंग कर रहा होगा, नीचे तक काट दिया। काट दिया तो देखो यहाँ पे अब गड्ढा भी बन रहा है, तो ये जो पूल बना ना, इसी पूल का नाम है प्लंज पूल, ठीक है। और ये अच्छा खासा हाइट पा लिया, किसकी वजह से, क्योंकि नीचे क्या है, सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक कटता गया, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो यही क्या है तुम्हारा वाटरफॉल। मिडिल कोर्स की बात करते हैं। द सेकेंड स्टेज ऑफ अ रिवर इज नोन एज द मैच्योरिटी स्टेज। अब जो है कि नदी यंग से मैच्योरिटी स्टेज पे आ गई है। इट करेस्पॉन्ड टू द मिडिल कोर्स। एट दिस स्टेज द ग्रेडियंट इज रिड्यूस। अब तो पहाड़ों से निकल के कहाँ आ रही है नदी, पहाड़ों से निकल चुकी, अब मैदान की तरफ फैल रही है, मैदान की तरफ जा रही है वो नदी। अब ऐसे में ढलान तो कम हो गई और इसीलिए अब क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा। मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर बिगेन्स व्हेन इट लीव्स द माउंटेन एरिया एंड एंटर द प्लेन। लिखा है वही बात है
कह रहा है कि अगर पहाड़ों से अब जब मैदान की तरफ आती है तो वो कैसा है, यंग से अब जो है मिडिल स्टेज में पहुंच गई है। इन द मिडिल कोर्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इज जस्ट इनफ टू ड्रैग लार्ज पार्टिकल। अब जो है कि मतलब उसके पास अभी इतनी ताकत है, अच्छी खासी ताकत है नदी के पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर वगैरह तो अच्छा खासा आ ही रहा है, अभी भी मूव कर रही है, स्लोली मूव कर रही है, लेकिन उसके पास एनर्जी इतनी है कि पार्टिकल्स को अपने साथ घसीट के आगे ले जाए। ठीक है, तो इतना उसके अंदर एनर्जी रहती है कि लार्ज पार्टिकल्स को अपने साथ घसीटते हुए आगे ले जाती है। टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स में उसका दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। एक तो है लेटरल कटिंग इज मोर एक्टिव देन डाउन कटिंग। अब डाउन कटिंग कम होता है, लेटरल यानी सीधा सीधा कटिंग ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिवर इंक्रीजेज ड्यू टू मेनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग इट। छोटी छोटी जो है ट्रिब्यूटरीज जो है आके ज्वाइन कर लेती हैं किसको, नदी को, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट of these characteristic the river carries its load in different ways। और इसी खासियत की वजह से जो रिवर है कैरी करता है अलग अलग तरीके का लोड, अलग अलग तरीके से लोड कैरी करता है। फाइन पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन पार्टिकल अभी भी पानी में हैं घुले हुए। लार्ज पार्टिकल जस्ट ड्रैग्ड अलोंग द बेड ऑफ द रिवर एंड स्मॉलर वंस आर रोल्ड डाउन इन द सेंटर। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो बीच में मिडिल में हैं और डाउन में नीचे रिवर के बेड पे अगर देखोगे नीचे तो क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वो घिसटते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। द रिवर ऑल्सो गेट्स वाइडेंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द इम्पैक्ट ऑफ द लोड। लोड ज़्यादा बढ़ गया है अब नदी का और उसके साथ साथ पानी का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। इसकी वजह से नदी कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। लैंड फॉर्म्स ऑफ द मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स में कौन कौन से जो है भू संरचनाएं बनती हैं, लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो इन द मिडिल कोर्स द रिवर्स डिपोजिशन वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स इरोजन वर्क। तो मिडिल कोर्स में होता क्या है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है और इरोजन कम होता है। देयरफॉर द लैंडफॉर्म ऑफ डिपोजिशन आर मोर प्रोमिनेंट देन द लैंडफॉर्म ऑफ इरोजन। तो भू संरचना इरोजन की नहीं होती हैं ज़्यादा, किसकी होती हैं ज़्यादा, डिपोजिशन की से भू संरचनाएं बनेंगी। एक यहाँ पे दिया है मिएंडर, रिवर मिएंडर। हम लोगों ने मिएंडर देखा था कि कैसे फॉर्म होता है, एस शेप। रिवर मिएंडर आर बेंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कोर्स। अब जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक तरफ से थोड़ा सा रहता है ढलान, तो रिवर मिएंडर बेंड होता है लॉन्गिट्यूडनल कोर्स। जैसे कि नदी आ रही है तो ऐसे एस शेप में जो है आएगी। तो ये जो है कि कॉमन है मोस्ट ऑफ द मोस्ट रिवर्स रिजल्ट व्हेन अ चैनल फॉर्म्स अ कर्व्ड पाथ। जो नदी का जो चैनल है ना फॉर्म कर लेता है कैसा पाथ, एस पाथ, तो वही कहलाता है तुम्हारा मेंडर। दीज आर द रिजल्ट ऑफ बोथ इरोजन एंड डिपोजिशन। ये होता किसकी वजह से है, इरोजन और डिपोजिशन दोनों की वजह से होता है। मेंडर जनरली फॉर्म होता है अंडर द कंडीशन ऑफ अ जेंटल स्लोप। ठीक है, तो ढलान रहेगा, ठीक है, ढलान रहेगा उसी की वजह से, और सफिशिएंट वाटर भी है रिवर में, तो जो है मेंडर फॉर्म होगा। द रिवर फ्लो इज डाइवर्टेड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द रिवर टू लैटरल इरोजन वर्क। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि कोई सामने जो है कोई ऑब्स्टेकल वगैरह आ गया है ना, कोई ऑब्स्टेकल वगैरह, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो नदी क्या करेगी, अपना रास्ता बदल लेगी। ठीक है, तो रास्ता बदलती है तो एस शेप फॉर्म होता है, दैट इज ओनली कॉल्ड मेंडर। When the curvature of meander loops are made more and more circular, जब ज़्यादा जो है ये सर्कुलर हो जाता है बिल्कुल, तो the curvature then becomes more sharp, तो ये कर्वेचर ज़्यादा शार्प हो जाता है। एंड द रिवर ब्रेक्स, और फिर जो है कि रिवर क्या करती है, ब्रेक कर जाती है थ्रू द meander टू फॉर्म एन oxbow lake। अब इस मतलब को समझो, जब ये ज़्यादा यहाँ पे घुमान हो गया, क्या हो गया, जब ज़्यादा यहाँ पे घुमाव हो गया तो अब ये घुमाव होते 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 ये हो गया। अब उसके बाद होगा क्या, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर वगैरह ज़्यादा आएगा तो घूम के जाने में अगर उसको दिक्कत होगी तो क्या होगा, यहाँ कहीं से रास्ता बना लेगा। क्या कर लेगा, यहाँ कहीं से रास्ता बना लेगा और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कट आउट हो जाएगा। यानी नदी क्या करेगी, कोई शॉर्टकट अपना बना लेगी और ये रास्ता कट हो जाएगा। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज़ ओनली कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो ये ऑक्सबो लेक फॉर्म हो जाता है। बात करते हैं लोअर कोर्स ऑफ रिवर की, तो तीसरा स्टेज है, द थर्ड स्टेज ऑफ अ रिवर इज नोन एज द ओल्ड स्टेज।
ये अब बुढ़ापा आ गया नदी का, मतलब अब एकदम स्लो वगैरह हो गई और लोड वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया इसके पास। दिस करेस्पॉन्ड टू इट्स लोअर कोर्स। द रिवर फ्लोज स्लगिशली एंड मेक्स मेनी लैंडफॉर्म। तो स्लगिशली यानी धीमे धीमे फ्लो कर रही है, बहुत सारे भूसंरचनाएं बनेंगी। इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर ऑल द आइडियल कंडीशन फॉर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एग्जिस्ट। अब इसके पास सारे विशेषताएं हैं जिसकी वजह से जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भूसंरचनाएं बनेंगी। तो डिपोजिशन की वजह से बनने वाला सारा भूसंरचना बनेगा। बट द लोड ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू स्लगिश फ्लो एज वेल एज डिवीजन ऑफ अ रिवर इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो इसी की वजह से लोड ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी इसकी जो क्षमता थी वो अब कम हो गई है। और फिर आगे क्या होता है कि आगे इसके अलावा और ये जो है छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गए है ना, छोटी छोटी नदियों में। अब लैंडफॉर्म ऑफ द लोअर कोर्स, तो देखो लोअर कोर्स में यानी कि ओल्ड स्टेज में कौन कौन सी भूसंरचनाएं बनेंगी। एक है आपका डेल्टा। द रिवर डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज आर आल्सो सब डिवाइडेड इनटू मेनी डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह में ये डिवाइड हो गए। जैसे देखो यहाँ पे गंगा है, गंगा यहाँ डिवाइड हुई 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में। अब 2 के बाद भी देखो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में, मिनी डिस्ट्रीब्यूटरीज में भी डिवाइड होती चली जा रही है। This is due to deposition of sediment over a larger area near the mouth of river। और ये किसकी वजह से हो रहा है? डिपोजिशन हो जा रहा है बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह का एक बड़े से एरिया पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? माउथ ऑफ रिवर पे। अब यहाँ से कहाँ जाएगी वो? जाके समंदर में मिलेगी। सच सेडिमेंटेशन ऑकर ऑन द साइड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी जो धारा है ना, उसके अगल बगल में सेडिमेंटेशन होता रहेगा, जमा होता रहेगा सारा का सारा लोड वगैरह। एट द माउथ पे भी होगा और फ्रंट पार्ट में भी होगा और बेड पे नीचे के सतह पे भी सब कुछ जमा होने लगेगा। द डिपोजिशन ओवर अ लार्ज एरिया रिजल्ट इन अ ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन कॉल्ड डेल्टा। अब जो है बड़े से एरिया पे जब फॉर्मेशन होगा तो वो ट्रायंगल शेप बनाएगा जिसको कि डेल्टा कहते हैं। ये रिजेंबल करता है ग्रीक लेटर इसको, ट्रायंगल वही डेल्टा को। नॉट ऑल द रिवर फॉर्म डेल्टा। सारी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, कुछ कंडीशन है। देयर आर सर्टेन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। डेल्टा बनने के लिए कुछ कंडीशन है। दिस कंडीशन इंक्लूड नियरली काम शेल्टर्ड सी, लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट सप्लाई एंड रीजनेबल साइज ऑफ वाटर। अच्छा खासा साइज होना चाहिए रिवर का, ढेर सारा वॉल्यूम होना चाहिए वाटर का, सेडिमेंट वगैरह भी उसके अंदर ढेर सारे होने चाहिए, तब जाके डेल्टा बनेगा। ठीक है, इन सारे कंडीशन के बाद। द स्मॉल रिवर डू नॉट फॉर्म डेल्टा। छोटी मोटी नदियां हैं तो वो क्या डेल्टा बनाएंगे, है ना? लोड वगैरह भी कम होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कम होगा, तो नहीं बनाएंगे। द डेल्टाज हैव ऑल्सो देयर ओन स्ट्रक्चर। डेल्टा का अपना खुद का भी कुछ अस्तित्व है, स्ट्रक्चर है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अंडरगो अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस। कभी हो सकता है कि कोई बहाव की वजह से डेल्टा जो है इरोड हुई, या हो सकता है कि डेल्टा जो है बड़ी होती है, छोटी होती है। कभी कभी अपलिफ्टमेंट भी होता है डेल्टा का, और सबसिडेंस भी होगा, यानी नीचे धंस भी जाएगी या फिर अपलिफ्ट होगी, यानी और जमा होकर टीला बन जाएगा। द डेल्टाज ऑल्सो ग्रो एट सर्टेन रेट। तो डेल्टा भी अलग अलग रेट से ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल में गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा ग्रोइंग टुवर्ड द सी। ये सी की तरफ क्या है? ये डेल्टा बढ़ती जा रही है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा यही फॉर्म करती है। वर्क ऑफ विंड। देखो ये तो वाटर की बात थी, रिवर की बात थी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वर्क ऑफ विंड। विंड कैसे जो है काम करता है ड्यूनेडेशन में। ठीक है, ड्यूनेडेशन कैसे होता है विंड की वजह से, और क्या क्या लैंडफॉर्म बनेंगे वो अब हम लोग देखने वाले हैं। मूवमेंट ऑफ एयर ओवर द अर्थ सरफेस इज नोन एज विंड। जो मूवमेंट है हवा का अर्थ के सरफेस पे, उसी को विंड बोलते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल सतह पे होता है भाई, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, उसको बोलते हैं वर्टिकल। और जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ऑल्दो देयर इज ए स्मॉल वर्टिकल कंपोनेंट, कुछ कम ही कंपोनेंट रहते हैं वर्टिकल। Wind picks up loose debris like sand and pebbles and transport as well as deposit them in another location।
यहाँ पे देखो कुछ वर्ड है, डेब्रिस का मतलब होता है कचरा वगैरह टाइप से, जैसे कि सैंड वगैरह के पार्टिकल्स वगैरह हैं, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह हैं। इनको जो विंड है ना अपने साथ उड़ा ले जाती है और उड़ा के एक जगह दूसरे जगह ले तो जाती है और वहाँ छोड़ भी देती है जब विंड की स्पीड धीमे होने लगती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट भी कर रही है और डिपॉजिट भी कर रही है। विंड कैन लिफ्ट एंड कैरी सैंड ग्रेन्स अवे। तो ये जो है ग्रेन्स को, दानों को, किसके, बालू के दानों को जो है कि अपने साथ लिफ्ट कर सकती है। When the speed of wind slows down, जब धीमा पड़ता है जो है हवा की रफ्तार, the sediment brought by wind begin to drop on the ground। तो होता क्या है, विंड की रफ्तार कम होने की वजह से उसका जो कैपेसिटी है इन ग्रेन्स वगैरह को लेके उड़ने का कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेन्स वगैरह अब गिरने लगते हैं ज़मीन पे और वो डिपॉजिट होने लगते हैं। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, इट रिजल्ट इन अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ सैंड नोन एज डिजर्ट। और ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू रहा ना तो एक बड़ा सा मैदान बन जाएगा, दैट इज नोन एज डिजर्ट, है ना, बालू से। एक्शन विंड्स का है ना, तेज हवाओं का। द विंड इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन। इरोजन का बहुत अच्छा खासा इफेक्टिव एजेंट है ये विंड्स। और इसको अगर देखना है तुमको अगर कि कितना खतरनाक है, तो आप देख सकते हो कि जब गर्मी का इलाका होता है तो धूल वगैरह कितना ज़्यादा उड़ता है ना, सूखा जो इलाका है वहाँ पे ये इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन। सिंस देयर इज़ अ लिटिल वेजिटेशन और मॉइस्चर टू बाइंड द लूज सरफेस मटेरियल। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे वगैरह बिल्कुल कम होते हैं और नमी कम होती है ताकि लूज मटेरियल वगैरह बाइंड नहीं हो पाते हैं। इसीलिए जो है ये एरिड रीजन में यानी कि सूखे इलाकों में ज़्यादा इफेक्ट करता है विंड। द इफेक्ट ऑफ विंड इरोजन जो है ज़्यादा है कहाँ पे, डिजर्ट रीजन में, इसलिए रेगिस्तानों में। विंड इरोजन इज ऑपरेटिव इन द फॉलोइंग वेज। देखो किस किस तरह से ये ऑपरेटिव होता है, काम करता है, ऑपरेट करता है। पहला है डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन इन्वॉल्व द लिफ्टिंग एज वेल एज ब्लोइंग अवे ऑफ लूज मटेरियल फ्रॉम द ग्राउंड। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि उठना, लिफ्ट हो गया, और ब्लोन अवे, ब्लोक अवे मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाना, लूज मटेरियल का ग्राउंड से, है ना, ग्राउंड से जो है कि उठा और उड़ा, है ना, लिफ्ट हो गया और एक जगह से दूसरी जगह चला गया हवाओं की वजह से। द सैंड्स एंड पेबल्स आर कैरिड इन द एयर और ड्राइवन अलॉन्ग द ग्राउंड। देखो अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और विंड की स्पीड अच्छी खासी है तो वो हवा के साथ उड़ेंगे, और बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो भी अगर गोलाकार हैं तो ज़्यादा उनको आसानी होगी और वो घिसटते हुए, लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। द फाइनल डस्ट एंड सैंड मे बी डिपॉजिटेड इवन आउटसाइड द डिजर्ट मार्जिन। और डिजर्ट के मार्जिन पे अगर फाइन पार्टिकल्स है, बिल्कुल महीन महीन है, तो वो और ज़्यादा दूर तक उड़ेंगे और डिजर्ट के किनारे पे जाके डिपॉजिट होंगे। डिफ्लेशन क्या रिजल्ट करता है, रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ द लैंड सरफेस टू क्रिएट डिप्रेशन कॉल्ड डिप्रेशन हॉलोज। डिफ्लेशन की वजह से होता क्या है, लैंड का जो सरफेस है, तो भाई ऊपर का सतह अगर उड़ गया उसका, वो विंड की वजह से इरोड हुआ, तो होगा क्या, ऊपर का सतह ख़त्म हुआ तो वो हॉलो बनेगा, गड्ढा बनेगा, तो उसी को बोलते हैं, गड्ढे को ही बोलते हैं डिफ्लेशन हॉलोज। द कत्तारा डिप्रेशन, कत्तारा डिप्रेशन बोल रहा है यानी गड्ढा, सहारा डिजर्ट का, वो जो है 450 फीट बिलो है सी लेवल के। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है डिपोजिशन का। देखो यहाँ पे हवाएं चली, हवाएं चलने की वजह से ये ऊपर देख रहे हो, ये येलो कलर का बालू है, ये बालू वगैरह उड़ता गया और थोड़ा बहुत देखो पत्थर वगैरह भी उड़ गया, और नीचे देखो क्या है, एक्वीफर यानी कि जो पानी का सोर्स है नीचे, वो देखो अब दिखाई देने लगा, तो ये क्या बन गया, एक ओएसिस बन गया, है ना। ठीक है, डिप्रेशन होता गया और डिप्रेशन इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि नीचे का सरफेस दिखाई देने लगा, यानी ओएसिस वगैरह बन गया। और ये खुशी की बात नहीं है, कभी कभी दूसरा उधर से आएगा, इसको ढक देगा। ठीक है, तो कभी कभी पूरे ओएसिस पे भी विंड अटैक कर देता है तो पूरा का पूरा ओएसिस ही ख़त्म हो जाता है, पूरे पेड़ वगैरह सब दब जाते हैं उसमें, पढ़ेंगे अभी हम आगे। सैंड ड्यून क्या है, ये भी एक जो है कि आपका लैंडफॉर्म है। ड्यून्स आर कॉल्ड हिल्स ऑफ सैंड। ये जो ड्यून्स हैं इनको जो है कि पहाड़ बोलते हैं, किसका, बालू का पहाड़। दे आर फॉर्म्ड बाई द मूवमेंट ऑफ विंड्स। विंड्स के मूव करने की वजह से, हवाओं के चलने की वजह से ये बनते हैं। सच हिलॉक्स में बी एक्टिव ड्यून्स कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। और इस तरह के जो है कि कॉन्स्टेंटली ये मूव करते भी रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। भाई हवा चल रही तो सैंड ड्यून यहाँ से उड़ा दूसरी जगह गया। दे में ऑल्सो भी इनएक्टिव फिक्स्ड ड्यून्स। कुछ कुछ ऐसे होंगे जो बड़े बड़े होंगे, बिल्कुल एक जगह पे होंगे, जिसके कंकड़ वगैरह बड़े होंगे, और या फिर उनको रूटेड हो गए होंगे वेजिटेशन की वजह से, यानी वेजिटेशन वगैरह की वजह से क्या हो गए हैं, वो रूटेड हो गए हैं, यानी कि
मतलब वेजिटेशन वनस्पति वगैरह उग गई है, पेड़ पौधे उग गए हैं जिन्होंने क्या किया है, उन पत्थरों को बाइंड करके रख दिया है, तो अब वो जो ड्यून्स उड़ने वाले नहीं हैं। ड्यून्स आर फाउंड इन डिजर्ट वेयर द सैंड इज बीइंग कंटिन्यूसली मूव। अब सैंड जो है हवा की वजह से इधर उधर मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से इसीलिए ये कहाँ मिलते हैं, रेगिस्तानों में मिलते हैं। अलग अलग इनका शेप चेंज होता रहता है, जब हवा चली शेप चेंज हो गया, कभी कभी तो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह चले गए और रीडिपोजिटेड, वही बात कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिट हो गए। शेप और साइज की बात करें तो ड्यून्स हैव हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू 150 मीटर। देखो भाई इतने ऊंचे भी होते हैं, कुछ मीटर से लेके 150 मीटर तक की ऊंचाई पे भी ड्यून्स होते हैं। वे अगर आप देखोगे डिजर्ट रीजन सहारा का, थार का और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का, देयर आर मेनी सैंड ड्यून्स, बहुत सारे सैंड ड्यून्स मिलेंगे, यानी कि रेत का पहाड़ मिलेगा। दे आर इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस, अलग अलग शेप होगा उनका, अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के मिलेंगे। देयर शेप एंड साइज डिपेंड अपॉन द फैक्टर। अब देखो किन किन चीज़ों पे उनका शेप और साइज डिपेंड करता है वो देखते हैं। डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ विंड, कि किस तरफ से डायरेक्शन है, उस कितना जो है बल है विंड का। स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड रफ्तार कितनी है और किस तरह के डस्ट वगैरह या सैंड पार्टिकल वो कैरी कर रहा है। नेचर किस तरह का है और अमाउंट ऑफ सैंड कितना लेके चल रहा है विंड। वाटर फीचर, वाटर फीचर जैसे कि लेक्स वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह इन द क्लोज बाय एरिया, के है ऐसा कोई एरिया कि नहीं, क्योंकि अगर वेजिटेशन होगा थोड़ा सा भी तो वहाँ पे जो है इरोजन कम होगा। द नेचर ऑफ वेजिटेशन ऑन द लैंड, की ज़मीन के ऊपर किस तरह का वनस्पति है ना, एक तो है कि नहीं है, दूसरा किस तरीके का है। नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का नेचर कैसा है जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सैंड ड्यून का। नेक्स्ट है शिफ्टिंग और माइग्रेशन। देखो शिफ्टिंग होती है इनकी एक जगह से दूसरी जगह, या माइग्रेट कर जाते हैं। सैंड ड्यून्स ऑफन, अक्सर मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स के डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। द ड्यून्स ऑफ ट्रेड विंड डिजर्ट लाइक डिजर्ट टेक डेफिनिट फॉर्म, जो ड्यून्स होते हैं ट्रेड विंड के वो क्या करते हैं, एक डेफिनेट फॉर्म बनाते हैं। डेफिनेट मतलब एक सही आकार, मतलब एक डेफिनेट, एक अच्छा प्रॉपर मतलब शेप बनाते हैं, प्रॉपर शेप कह सकते हो आप। मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में अगर विंड चल रही है, ट्रेड विंड चल रहे हैं, तो एक अच्छा खासा वो क्या बनाते हैं, शेप बनाते हैं। माइग्रेटरी सैंड ड्यून्स आर अनसर्टेन एंड डेंजरस, लेकिन ये जो माइग्रेटरी सैंड ड्यून है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये अनिश्चित होते हैं, है ना, कि अभी यहाँ कहीं थोड़ी देर बाद वहाँ हवाएं जैसे चल रही है वैसे वैसे उनका रुख बदल रहा है, पोजीशन बदल रही। व्हेन दे माइग्रेट विद द विंड दे डैमेज टाउन एंड विलेजेस, और जब ये माइग्रेट होते हैं तेज हवा के साथ तो टाउन्स और विलेज बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। मतलब ये है कि दरवाजे खिड़कियाँ अगर खुली रहेंगी तो तुम बालू से ढक जाओगे, इतना ज़्यादा बालू जो है अंदर आएगा हवाओं से। द शिफ्टिंग ऑफ अ सैंड ड्यून कैन बी चेक्ड बाय द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन द विंडवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप वगैरह पे जिस तरह का वनस्पति अगर उगा है तो उगने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये एक कंट्रोल है किसके लिए, तुम्हारे ये शिफ्टिंग के लिए, सैंड ड्यून के शिफ्टिंग के लिए, है ना। ऐसे में जो है कि वहाँ पे ज़्यादा उड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ कहीं दूर से उड़ के आएगा तो पूरे वेजिटेशन को ये ढक भी देगा। ड्यून्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल डिजर्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के ट्रॉपिकल जो है कि रेगिस्तान में ये मिलता है। ये देखो डायरेक्शन है विंड का, तो विंड का डायरेक्शन है, देखो ये यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन जो ड्यून की थी, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, हवा चली, ये बालू आगे जाके सिमटा, फिर ये आगे जाके देखो ये लेटर पोजीशन हो गया, यानी हवा के चलने की वजह से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये इधर जाएगा, फिर ये पार्टिकल इधर गिरेगा, फिर ये इसके ऊपर चढ़ेगा, ये उसके ऊपर चढ़ेगा और फिर से इसका पोजीशन वैसा बदल जाएगा। फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ ड्यून्स आर सीन इन द ट्रॉपिकल, दो तरह के ड्यून्स अक्सर दिखते हैं कहाँ पे, डिजर्ट में। एक तो तुमको बारछन दिखेगा, दूसरा तुमको एक दिखेगा जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और सीफ्स, सीफ्स मतलब तलवार। दीज आर मून शेप्ड, ये देखो चांद के शेप के होते हैं। दे आर लाइव ड्यून्स विच एडवांस स्टीडीली बिफोर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड वगैरह चल रही है तो ये जो है लाइव होते हैं, जिंदा ड्यून्स होते हैं, और ये निरंतर जो है कि इनका शेप और साइज चेंज होता रहता है हवा की वजह से।
दे आर फाउंड इन द डिजर्ट इन द सहारा, सहारा डिजर्ट में मिलेंगे। बर्छन आर इनिशियली फाउंड बाई एन एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एट एन ऑब्स्टिकल। अब देखो यहाँ पे जिस तरह से डायग्राम तुमको सजेस्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे कहीं ऑब्स्टिकल होगा, इधर कहीं ऑब्स्टिकल हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया, हवा तेज चल के आ रही थी तो इसे ऑब्स्टिकल के आस पास पूरा जमा होने लगा, जमा होके कुछ दाएं गया, जमा होते होते कुछ बाएं भी गया हवाओं के चलने की वजह से। तो देख रहे हो कैसा आकार लिया, बिल्कुल चांद जैसा क्रिसेंट। तो यहाँ पे कोई हीप ऑफ रॉक वगैरह लगा होगा जिसकी वजह से, हीप ऑफ रॉक वगैरह की वजह से यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा। तो यहाँ ढेर सारा डिपॉजिट हो जाएगा, तो कुछ दाएं भी जाएगा कुछ बाएं भी जाएगा, इधर उधर भी फिसलेगा, तो बिल्कुल चांद के आकार का बना। दे ऑकर ट्रांसवर्सली टू द विंड, तो ट्रांसवर्सली ऑकर करते हैं विंड के। दे ट्रांसवर्सली समझ सकते हो ना, ये ऐसे है तो ये ऐसे है ट्रांसवर्सली। अच्छा, दे ऑकर ट्रांसवर्सली टू द विंड सो देयर हॉर्न्स थिन आउट एंड बिकम लोअर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड के डायरेक्शन में देखो इनका हॉर्न्स वगैरह कैसा हो जा रहा है, एकदम पतला हो जा रहा है। और देखो कॉन्वेक्स भी है कॉन्केव भी है, दोनों तरह से है। विंडवर्ड साइड कॉन्वेक्स है और जेंटली स्लोप जो है कि लीवर्ड साइड का जो है वो कॉन्केव है, स्टीप है। ठीक है, दिख रहा है ये तुम्हारा, ये कौन सा है तुम्हारा, ये कॉन्वेक्स है और ये तुम्हारा कैसा है, कॉन्केव है। ठीक है, द क्रेस्ट ऑफ सैंड ड्यून्स मूव फॉरवर्ड एज मोर सैंड इज एक्यूमुलेटेड। जो क्रेस्ट है और ज़्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा जब ढेर सारा सैंड क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद द माइग्रेशन और बर्छन। जो माइग्रेशन है बर्छन का, ये थ्रेट है डिजर्ट लाइफ के लिए, ये डिजर्ट लाइफ के लिए थ्रेट है यानी खतरनाक है। दे सम टाइम इनक्रोच एन ओएसिस। इतना सारा बालू का बड़ा सा बर्छन देख रहे हो ना, ये जमा है, अगर हवा चलेगी, ये अगर कहीं कहीं ओएसिस वगैरह आसपास होगा तो क्या होगा, तुम देखो सम टाइम इनक्रोच ऑन एन ओएसिस, ये कभी कभी जो है कि ओएसिस वगैरह है वहाँ पे इनक्रोच करने लगा, तो ऐसे में क्या होगा, बरिंग पाम ट्रीज और हाउसेस। तो अगर वहाँ पे कोई बड़े बड़े पेड़ भी हैं और घर मकान भी हैं तो वहाँ पे भी क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जमा हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है, बिल्कुल आप दब जाओगे इसके में। लॉन्ग रूटेड ट्रीज एंड सैंड होल्डिंग ग्रासेस आर प्लांटेड टू हॉल्ट द एडवांस ऑफ सैंड ड्यून्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फर्टाइल लैंड फ्रॉम बीइंग डिवास्टेड। इसीलिए लंबी जड़ वाले पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं और कुछ ऐसे घास वगैरह लगाए जाते हैं जो कि जो है इनको रोक सकें, इन ड्यून्स को आगे ना बढ़ने दें, ताकि जो है कोई फर्टाइल ज़मीन वगैरह है तो वो डिवास्ट ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, है ना। क्योंकि अपर ही लेयर है, अगर वो ख़त्म हो गया, ढक गया या एक तरफ से इरोड हो गया तो होगा क्या, वो फर्टिलिटी सारी ख़राब हो जाएगी, तो फिर वो ज़मीन उस काम की नहीं रहेगी। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और सीफ्स, ये देखो इसको डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है तो कभी खेतों पे जाओ, तो खेतों पे जाओगे तो दो खेतों के बीच में जो अलग करने वाला जो पाथ होता है उसको मेड़ बोलते हैं, है ना, खेत का मेड़। तो ये मेड़ की तरह बनेगा, ठीक है, ये मेड़ की तरह बना हुआ है। ये क्या है, दीज आर लॉन्ग एंड नैरो सैंड रिजेज, रिजेज वही मेड़ है, विच ग्रो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। अब यानी कि आंधी तूफान चल रहा है तो ये मेड़ बनती जा रही है, आंधी चल रहा है, हवा चल रही है, मेड़ बनती जा रही है। दे आर फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ डिजर्ट, डिजर्ट रेगिस्तान के अंदर तुमको मिलेगा। इन लीबियन डिजर्ट दे आर नोन एज सिफ्स, लीबियन डिजर्ट में उनको सिफ्स बोलते हैं, सिफ्स का मतलब होता है तलवार अरेबिक में, और ये बिल्कुल धारदार होती है ना, दो तरफ से बिल्कुल जो है हवाएं चल रही हैं तो इस तरीके से ये बिल्कुल धारदार हो जाते हैं। अच्छा, इन द थार डिजर्ट दे आर कन्फाइंड टू वेस्टर्न मार्जिन वेयर द फोर्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। थार डिजर्ट में कहाँ पे है, ये वेस्टर्न मार्जिन पे दिखेंगे आपको, जहाँ पे फोर्स जो है साउथ वेस्ट मानसून का लगेगा, इनको प्रभावित करता है और ये बनते हैं ठीक है। तो वहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून है तो उन हवाओं की वजह से जो है ये फॉर्म करते हैं मार्जिन पे। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सच अ ड्यून इज दैट इन इट्स क्रेस्ट लाइन देयर आर राइज एंड फॉल पैटर्न। तो इनका जो क्रेस्ट लाइन है ना, इन पे राइज और फॉल पैटर्न बनता है। सिफ्स आर फाउंड इन सहारा, ईरान, थार डिजर्ट, इंडिया एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इन सारी जगहों पे ये बनते हैं, ठीक है। तो देखो बिल्कुल अगर समझाना चाहें तो बिल्कुल इस तरह का रहेगा, ठीक है। हवाएं चल रही हैं तो एक तरफ ऐसे रहेगा, दूसरी तरफ भी ऐसे ही रहेगा, तो बिल्कुल मेड़ की तरह बनेगा और ये सीधा आगे की तरफ चलता जाएगा। तो इसी को कहता है, आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और
शीफ्स कहा जाता है। तो ये जैसे जैसे विंड चल रही है ना जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में देखो ये पैरेलल मेड़ की तरह बनता चला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।